बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अजमल जामी एक न्यूज़ पर इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। तोशाखाना केस का फैसला आ गया, उस पर हमने अपनी ट्रांसमिशन के पिछले हिस्से में तफसील से बहस कर ली कि उसके सियासी असरात क्या होंगे। मज़ीद भी इस पर बात होगी, लेकिन हमारी इस इलेक्शन ट्रांसमिशन के तवस्सुस से ये कोशिश होगी कि जो देखने वाले हैं, जिनकी दिलचस्पी इलेक्शन में है बिलखुसूस, उन्हें इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान भर के डायनामिक्स के हवाले से अपडेट्स देते रहें। कौन सा हल्का अहम है, कहाँ जोर का जोड़ है, वो आप तक पहुंचता रहे। तो आज के हिस्से में हमने दिन भर में KPK के जो इलेक्शन की सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट करने की कोशिश की और वो सिलसिला अब भी जारी है। KPK में मल्टीपल प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक है, 2 बार वो मुसलसल सूबे से जीत चुके हैं, तारीख रकम कर चुके हैं। साथ परवेज़ खटक साहब की नई जमात है, मार्ज़ वजूद में आई, वो भी दावेदार है कि वो जीतना चाहते हैं और जीतने की अहलियत रखते हैं। ANP है, मौलाना फजल रहमान का वहाँ गढ़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ हिस्सों में पाई जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पाई जाती है। तो एक ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल वहाँ पे सियासी तौर पर उभरती हमें दिखाई देती है। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सलमान आबिद साहब, जनाब रिजवान रज़ी साहब, जनाब अली हैदर साहब, मोहतरमा फरवा वहीद और जनाब मोहम्मद मालिक साहब। आज क्लासरूम के आखिर में बैठे हुए हैं, जाते जाते रुक गए, आपकी मोहब्बत उन्हें खींच रहे। तो बहरहाल ये जो 45 कौमी असम्बली की नशस्तें बनती हैं KPK से, 115 से ज़ायद जो हैं वो बनती हैं सूबाई असम्बली की सीटें। 60 डिवीजन है, 37 अजलाएँ। डिटेल्स आपके सामने। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 6 वज़ीर-ए-आला, 3 साबिक स्पीकर असम्बली मैदान में हैं। परवेज़ खटक साहब के ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ ट्रांसमिशन के इस हिस्से में, क्योंकि जब से PTI से उन्होंने राहें जुदा की, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, पूरा का पूरा टब्बर उन्होंने इलेक्शन से उतार देता है सलमान साहब, लेकिन वो जीतते या नहीं जीतते ये बात की बात है। तो पहले ज़रा देखिए कि उनकी जो कैंपेन है और उनकी जो स्पीचेस हैं उसमें वो 3 बातें करते रहे हैं कि पहले जितनी तरक्की हुई वो मेरी वजह से हुई, साथ साथ अपना मंशूर भी दे रहे हैं जिसकी समझ शायद आपको बेहतर हो, और तीसरा इमरान खान साहब पर बड़ी ज़बरदस्त तनकीद करें। देखिए वो क्या फरमाते रहे हैं। और ये एक तनकीदी आस्पेक्ट लेकर के वो इमरान खान से सब जुदा हुए, नई जमात उन्होंने खड़ी की और एक मंशूर भी दिया। उस मंशूर का अगर हम जिक्र करें तो 27 निकात हैं PTI पार्लियामेंटेरियंस के मंशूर के अंदर। कल हमने 3 बड़ी सियासी जमातों के मंशूर का जिक्र किया, इनका जिक्र आज हो रहा है। इसमें सेहत है, तालीम है, पुलिस है, पब्लिक सर्विसेज, बल्दियात, सियाहत, दीगर शोबाजात, और साथ ये फ़नी तालीम और पब्लिक सर्विस समेत नौजवानों के रोज़गार के लिए मुख्तलिफ मनसूबे भी रखते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो मंशूर वो दे रहे हैं उस बुनियाद पर और इमरान खान साहब से राहें जुदा करने की बुनियाद पर और नई जमात बनाने की बुनियाद पर क्या वो KPK से वोट ले सकते हैं मालिक साहब? मेरा आई विश कि आप लोगों ने एक पैकेज वो भी बनवाया होता जब इमरान खान साहब की तारीफ़ें करते थे। मुझे तो ऑनेस्ट टू गॉड मुझे कभी कभी चीज़ें देख के उतनी शर्म आती है जितनी लोगों को करते हुए नहीं आती। मुझे याद है जब उस ज़माने में कोई प्रोग्राम्स होती थी, हम बातें करते थे, तो जिस किस्म की ये लोग बातें करते थे, हर किसी ने अपने अपने लीडर को ना एक पैगंबर की तरह बनाया, चाहे वो मुस्लिम लीग वाला है, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाला है। सो ये देखना चाहिए। और मुझे जो ज़्यादा इनके लिए बात लगती है, खटक साहब हमेशा इट्स ऑल मी एंड आई वाली बात होती है, मैं ये क्यूँगा, मैं ये करूँगा, मैंने ये किया। और मुझे याद है हम इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे थे जब आखिरी इस पे 2018 के बाद, तो इनसे हमने पूछा कि परवेज़ खटक साहब से कौन होगा चीफ मिनिस्टर, तो ऑफ कोर्स मैं ही हूँगा। और खान साहब तो फैसला इतना यकीन था उन्हें, खान साहब फैसला कर चुके हुए थे कि ये नहीं होंगे, लेकिन हर बारी बात अपनी ज़ात पे आती थी। मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया हुआ है, और जो लोग इन पे तकिया कर रहे थे उन्होंने भी इनका रेटरिक बाय करके इन पे ओवर एस्टिमेट किया है। इनकी काफ़ी आपको नज़र आएगा कि परफॉर्मेंस विल बी क्वाइट दुर्गत बनेगी, दुर्गत बनेगी। रिजवान रज़ी साहब, ये जो नुक्ता उन्होंने बयान किया ना मालिक, बड़ा दिलचस्प है। मैं आता हूँ अपने पैनलिस्ट की तरफ। बाकी ये कह रहे हैं कि ओवर एस्टिमेट किया हुआ है, ओवर एस्टिमेट और ओवर अपने आप को ओवर सेल भी किया, ओवर प्रोजेक्ट भी किया, नहीं ओवर सेल किया। अच्छा, ये क्या ओवर प्रोजेक्शन उनकी नताइज में भी नजर आ जाएगी हमें? मैं आपको अर्ज करता हूं, दिस वे और दैट वे अराउंड। ये उन शख्सियात में से हैं जिनके बारे में जब हम जैसे नाकदीन कहते थे कि मतलब शहर जाना में अब बासफा कौन है, बासफा कौन,
ठीक है ना, तो बताया जाता था कि देखिए जनाब, ये पहले बहुत सारी सियासी पार्टियां घूम के आए, ये एएनपी में भी रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी में भी रहे, ये पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या एक और तारुफ भी है, एक और तारुफ छोटा सा, एक और तारुफ, हाँ, एचिसोनियन भी है, हाँ, अच्छा, नहीं फिक्रा है, वहां पे क्या रहे हैं, हाँ, क्या रहे हैं, मतलब अगर वो पीपल्स पार्टी के अंदर वो काबिले जिक्र या काबिले शुमार सफ में होते तो पीपल्स पार्टी की एक दिहाई पहले वहां पे हुकूमत बनी थी, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हिस्सा होते ना, एएनपी की भी हुकूमत रही है, उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा होते, तो वो ओवर सेल जैसे कि मालिक साहब ने फरमाया, उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर शॉर्ट कमेंटरी में गेस्ट के पास जा रहा हूं, एक पॉइंट, इमरान खान साहब का जो तरीका है ना सीएम चूज करने का, अगर आप उनका ट्रेंड देखें ना तो वो कभी भी ओवर जील रखने वाला कैरिज्मेटिक बंदा चूज नहीं करते, और व्हेन ही वाज अपॉइंटेड नहीं करते, ये क्यों ओवरसेल कर पाए, क्योंकि जितनी जब वो मुफाहमती मीटिंग्स हो रही थी ना, उसमें ये डेलीगेशन का हिस्सा होते थे शुरू में खास तौर पे, तो जो इनके ताल्लुकात थे अस्करी ज़राए में, वहाँ पे इन्होंने सारी मूवमेंट्स करनी, तो वहाँ पे जाहिर है फिर आपका एक वजन बन जाता है, फेमिलियरिटी से ना आपका वजन बन जाता है, दुबला पतला होने के बावजूद बन जाता है। उस वजन को इन्होंने अब ट्रांसलेट किया जब हालात बदले, तो वो जो वो पब्लिक आई थिंक तब तक ताखीर हो चुकी है, इमरान खान साहब उन्होंने इमरान खान साहब को नहीं भेज सके, उन्होंने अपना भेज दिया, अवामी मकबूलियत आपने लफ्ज यूज किया कि इमरान खान साहब का जो तरीका है सीएम चूज करने का, उसमें थोड़ा सा एडिशन, थोड़ा सा एडिशन, तरीका नहीं, इमरान खान साहब की जो तरीकत थी सीएम चूज करने में, जो तरीकत थी, रिजवान अजीज साहब को ये जुमला पसंद आया। अच्छा, लेट मी गो टू समवन जो कि इमरान खान साहब की सियासत हो, परवेज खटक साहब की सियासत हो, या तहरीक इंसाफ की सियासत हो, या बिल उमूम पाकिस्तान की सियासत हो, उस पर एक गहरी नज़र है, ऐनी शाहिद हैं कई एक वाक़यात के, और अगर कहा जाए कि सबसे गहरी और अंदरूनी नज़र उनकी रही, बल्कि मुआविन रहे, मोतमद रहे, जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में। जनाब नियाज़ी साहब, खाकसर अजमल जामी का सलाम, एक न्यूज़ आपको खुशामदीद कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मुझे मौका मिला है, और बावजूद है कि मुझे पता होता है रजी बैठे हैं तो मैं गुड़ भी जेब में रख लेता, तो चलो आजकल वो गुड़ उधार चल रहा है, आजकल वो गुड़ ना फ्रेम करवाने के चक्कर में है, रजी ताकि और सूंघ ना ले। इमरान खान, अल्लाह ताला इन दोनों की दुश्मनी से बचाए, आमीन। दोस्ती इतनी खतरनाक नहीं है जितनी इनकी दुश्मनी जो है जहरीली है, तौबा तौबा, ये रियासतों से टकरा जाते हैं दोनों, बड़ी इनमें टेंडेंसी है, चाहे इनको अच्छा लगे या बुरे। चलिए देखिए जामी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने चांद सुनी, मालिक साहब की सुनी है, रईस साहब की सुनी है, और कुछ दोस्तों की मैंने बात सुनी है। मैं थोड़ा सा एक दो बातें आपको बताता हूँ। ये वाकया होगा मेरा ख्याल में अक्टूबर 2013 का। मैं यकीन जाने यही चाहता था, आपको छेड़ने का मकसद यही था। जी प्लीज सुनाइए। वजीर आला केपी के मुंतखब हो चुके थे, और क्या हुआ, 3-4 महीने हुए होंगे। आपको पता है कि मुझे भी इमरान खान साहब से राय जुदाई किए हुए कुछ चंद महीने हुए होंगे, यही कोई फरवरी मार्च से मैं उनसे किनारा कश हुआ, 5-6 माह हो चुके थे आपको। सच मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर की जो चीज़ें थी उससे कोई इतना ताल्लुक नहीं था, ना मुझे मेरे अंदर कोई तजस्सुस था, क्यूरोसिटी थी, ना मुझे इन बातों में गुगर्स थी। लेकिन चूंकि सारे करीबी साथी थे, दोस्त थे, उनके साथ 15, 16, 17 साल गुजार चुके थे, तो इमरान खान साहब ने यकदम परवेज खटक साहब को तलब किया। या तलब से मुराद यह है कि चंद दिन जो भी होता रहा होगा उन्होंने इस्लामाबाद आए और जो है ना वो पहुंचे। क्योंकि परवेज खटक साहब जो है, आप जितनी मर्जी उनके बारे में, रजी साहब ने भी जो फरमुदात आलिया अरशाद फरमाए हैं उनसे मैं मुतफिक हूँ, मोहम्मद मालिक साहब ने जो रहनुमाई फरमाई है मैं उनसे मुतफिक हूँ। लेकिन बात बोले कि वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उनके अंदर एक जान है। ये हर बंदे की औकात ज़ाहिर है, इमरान खान तो कोई नहीं हो सकता, ना कोई नवाज शरीफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम नून के अंदर कोई जान वाला बंदा ही नहीं है। नवाज शरीफ उसको बर्दाश्त कर सकता है, नहीं कर सकता, इमरान खान साहब कर सकते हैं, नहीं कर सकते,
ये एक और स्टोरी है। तो बुलाया तो उन्होंने कहा जी कि मुझे आपके बारे में रिजर्वेशन है तो आप इस्तीफा दे दें। मैं बहुत सारी स्टोरी को कट शॉर्ट कर रहा हूँ, मुझे पता आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है। तो उन्होंने फरमाया कि किस लिए जनाब, ये हुकूमत तो मैंने बनाई है, आप ऐसा करें, आप मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद ले आए। ये कब बात हो रही है? अक्टूबर 2018 जी, इलेक्शन के 2-3 माह खाने के ऊपर 3-4 महीने बाद कह लें, अगस्त में हुकूमत बनी होगी तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद। तो उन्होंने कहा जी कि आप रिजाइन कर दो। उसने कहा जी मैं आप ऐसे करें, मेरे खिलाफ आदमी एतमाद ले आए। ठीक। उसके बाद इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने चूंकि अगेन रजी से थोड़ी सी ज्यादा अक्ल दी है, तो उनको बात समझ आ गई कि भाई ये मामला जो है अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तो इसमें जब मेरे पास है तो उसको तो एक था अंडरस्टैंडिंग थी कि निबाह था दोनों का। इसमें दो राय नहीं थी कि इमरान खान साहब ने अगर 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद परवेज घंटे को रख, ये न्याय साहब आपने बड़ी रेलेवेंट आपने मिसाल दी तारीख की रोशनी में। लेकिन इसी बुनियाद पे एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर जो कद काठ इस मिसाल से आपने साबित किया वाकई थे, तहरीक अदम एतमाद लेके आते तो पल्ले कख न रहता पीटीआई के और इमरान खान साहब के केपीके में, वाकई परवेज खटक अपना मेटल प्रूव करते। बट डू यू थिंक कि वो सेम मेटल परवेज खटक साहब का अब भी एग्जिस्ट करता है पार्लिमानी पॉलिटिक्स में? हजूर, जो मेरे नजदीक तो इस मुल्क में 2 पार्टी हैं, अब माइंड ना करें कोई भी। एक का नाम है इमरान खान और दूसरी का नाम है एस्टैब्लिशमेंट। ठीक। अब उसके अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, पीपल्स पार्टी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी में। और एक और पार्टी भी है जिसका नाम है मुस्लिम नून, उसका क्या रोल है? और वो एक अजीब व गरीब सूरत, मैं ये कर दूं, वो अजीब व गरीब सूरत से 2-4 है। और जो मैं बात कर रहा हूं, मैं ये बात चंद दिन पहले हम रजी साहब भी जब इकट्ठे ही थे तो मैं और शामी साहब वहाँ से निकले तो मैंने शामी साहब को गाड़ी में बैठने कहा, मैंने कहा शामी साहब ये बात मैं अपने प्रोग्राम में पिछले 2 हफ्ते से बार बार बता रहा हूँ जियो के ऊपर, जब भी ये इनके मीटिंग हुई, नवाज शरीफ साहब की तकरीरें वहाँ पे होती थी, जो प्रेस टॉक होती थी, तो मालिक साहब तवज्जो फरमाएं, आप मुझसे ज्यादा उनको जानते हैं, सबको जानते हैं। हाँ। मैंने कहा उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर मुझे सियासत के लिए एकदम दिलचस्पी नजर आती है। भाई मैं वजह नहीं बताने चाहता हूँ कि ये जुमला दोबारा रिपीट करें, हम सुन नहीं पाए, क्या नजर आता है? किसकी बॉडी लैंग्वेज है? नवाज शरीफ। अदम दिलचस्पी, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, अदम दिलचस्पी। ही अपीयर्स नॉट टू बी, जो है जिसको कहना चाहिए कि एक इलेक्शन के लिए। अच्छा, फिर जब मिला तो मैंने कहा हजूर ये रजी साहब सामने बैठे हैं, हकीकत ये है कि रजी साहब भी उनको पहले मिल चुके होंगे, मैं तो उनको बड़ी दफा मिल चुका हूँ, बिल्कुल अदम दिलचस्पी। तो वो मैं जाती तौर पर सतीय पहुंचू पिछले 4-5 हफ्ते से, जब से इनके पार्लिमानी पार्टी की इंटरव्यू शुरू हुए हैं, उनको रोजाना देखने का टीवी पे मौका मिला है, कि मुझे यूं लगता है कि जैसे इक़्तिदार वो नहीं लेंगे। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके लिए शायद एस्टैब्लिशमेंट तैयार ना हो, लेकिन ये मुझे समझानी ऐसी मुश्किल है कि आपके टाइम के कॉन्स्टेंट्स हैं और मेरे बड़े बड़े जो दोस्त बैठे, मैं उनको सुनना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर वो अदम दिलचस्पी रखते हैं और इक़्तिदार नहीं लेना चाहते आपके तज्ज़िये की रोशनी में, तो फिर इक़्तिदार किसे दिया जाएगा, कौन लेगा? और ये भी कि वो इक़्तिदार लेकर कुछ माह रुके और फिर छोड़ेंगे? नहीं, ये तो पहले एक दफा करने लगे थे, सॉरी नानी, वो बड़ा चूंकि उर्दू का मुहावरा है तो इसलिए कोट करते मुझे कुछ झिझक नहीं हो रही कि नानी ने कसम किया, बुरा किया करके छोड़ दिया, उससे ज्यादा बुरा किया। ये जो पिछले 29 मई को छोड़ रहे थे तो मैंने नजम सेठी साहब को फोन करके कहा था और कुछ दोस्तों को, मैंने कहा इन्हें कहेंगे खुदा के वास्ते अब ले लिए और जो कुछ जलील होना हो जाओ, अब छोड़ना नहीं। वो तो अल्लाह ने मदद की और बाजवा साहब के अज़ाम अल्लाह मियां ने खाक में मिला दिए, को नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ साहब लेके छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उनको इस इलेक्शन के अंदर। आपने बड़ी दिलचस्प जी एक फिक्र करने दे उनको, इनको उसमें और शायद बात और क्लियर हो जाए। उनको आने वाले इलेक्शन के अंदर अल्लाह ने मेरा ख्याल है उनको इतना शऊर दिया है, इतना फहम दिया है, या इतनी बसीरत दी है, इतनी जितनी चाहिए
वो ये है कि जी आने उनको पता है कि जी वो इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक जो मैंने बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन हुए तो भी हमने एक सत्यानाश का जो है सामना करना है, और खुदा न खासा ना हुए तो सवा सत्यानाश नहीं 1.25 लाख सत्यानाश का हमने करना है। आपने बड़ा अहम नया नुक्ता उठा दिया। मेरे साथ आप रहिएगा। हमें सीनियर सियासी तजिया निगार जनाब मुशर्रफ जैदी साहब भी ज्वाइन मैं जरा इस पे कमेंट दे दूं। लेकिन मुशर्रफ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि आपसे हम गुफ्तगू का आगाज करें, ये मालिक साहब बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट नियाजी साहब ने जो बात की, वेरी इंटरेस्टिंग, मैं खबर भी आपसे शेयर कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब बनेंगे। चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कि इनकी पार्टी आगे आएगी। ये अगले 2 से 3 दिन में फैसला हो जाएगा, आने वाले 2-3 दिन कि नवाज शरीफ साहब ने क्या करना है। जो फैसला हो गया हुआ है वो मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने का हो गया। बिल्कुल ठीक है ना, ये फैसला हो गया हुआ। अब ये फैसला है कि अगर नवाज शरीफ साहब किस तरह देखना चाह रहे हैं, उसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक सिस्टम में आदत है कि वो ऊपर थे, शहबाज साहब नीचे थे, तो अगर ये ऊपर हो मरियम नीचे हो तो क्या एक्सेप्टेंस होगी। Exactly. लेकिन वो दैट इज सेकेंडरी इशू। लेकिन कुछ वजूहात हैं जिस पे अगले 2 दिन में फैसला हो जाएगा। और जो कॉन्ट्ररी टू जो ज़्यादा लोग समझते हैं, मेरी जितनी इत्तला है, और मैं नाइसा से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इतनी कीननेस उनमें नहीं है वज़ीर आज़म बनने की जितने उनके इर्द गिर्द के लोग चाहते हैं कि वो बने। उसकी वजूहात भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। मैं जामे इस पे थोड़ा सा एक चीज पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। तो फिर मालिक साहब ये बताएंगे, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला काम हो गया कि प्रोडक्ट कुछ और दिखाई दी और जब डिलीवरी हो रही है तो कुछ और हो रही है। तो ये तो वोटर बड़े बहुत परेशान हो जाएगा। एक सवाल ये भी है कि अगर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो किस में इंटरेस्टेड है? वो है इंटरेस्टेड कि उनकी साहबजादी पंजाब में वजारत आला का मनसब संभाले। और जब ये मामला हुआ था, जो मालिक साहब जिस जानिब इशारा किया है, उसकी एक दलील ये भी है कि सिस्टम या हमारी जो रिवायत है वो शायद इसे कबूल ना करे कि दुख्तर यहाँ और वालिद साहब वहाँ हो, लिहाजा फिर शायद शहबाज शरीफ साहब दूर की बात है, वो दूर की बात है, वो पार्टी भी कबूल ना करे। एक फिक्रा ले लीजिए, उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी सियासी मिरास जो है वो उनकी साहबजादी को मुंतकिल हो जाए, उसमें वजारत आला या वजारत बाकायदा अपने हाथों से तख्त करेंगे। उसका एक और सबूत भी है कि जब हाफिजाबाद का जलसा होता है तो ये पहला जलसा है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब की तकरीर इंतहाई मुख्तसर थी और उसके बाद तकरीर मोहतरमा मरियम इसका आगाज हाफिजाबाद से होता है ना, फिर उसके बाद ये जो लेगेसी थी वो आगे जाएगी। पीडीएम की जब कैंपेन चली थी उस वक्त ही नवाज शरीफ साहब ने ये परसेप्शन दे दिया था कि मुस्लिम लीग नून को जो है वो मरियम नवाज ने लीड करना है। ये कोई हाफिजाबाद के जलसे से नहीं हुआ, ये पीडीएम के अंदर ही जब से ये तनाव पैदा हुआ था शहबाज शरीफ का हमजा का जिस वक्त चल रही थी। इस पे तो हमारा हम इस पे बात करेंगे। मुशर्रफ जैदी साहब, एक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में जो इलेक्शन के सिलसिले में हमने सजाई है, आपको खुशामदीद कहते हैं। अजमल जामी आपसे मुखातिब, मालिक साहब भी बैठे हैं, फरवा अली हैदर, रजी साहब और सलमान आबिद साहब भी, वेलकम टू दी शो। ये फरमाइएगा कि हम इस पॉलिटिकल डिबेट से हट के जो आज हमारा सब्जेक्ट था वो KPK के इलेक्शंस थे और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल थी। जो KPK और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल है उस पर इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास बुला लिया है। तो जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उसको देखते हुए आपको भी कोई खदशा लाहक है कल इलेक्शन कमीशन के इजलास के नतीजे में, या डू यू थिंक एवरीथिंग विल बी स्मूथ बाय 8 ऑफ Feb? देखिए, जो 2013 में इलेक्शन हुआ, जो 2008 में इलेक्शन हुआ, इवन जो 2018 में इलेक्शन हुआ, तो हम सबको याद होगा कितनी ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो होते रहे तसलसल के साथ इन द रन अप टू द इलेक्शन, बिटवीन द इलेक्शंस, ऑन इलेक्शन डे इंक्लूडेड। का जो देखें ना आप किस कदर अहम बात कर रहे थे और उस अहम बात के बीच में आपके इंटरनेट को शार्प काट गई है। अब बेटर कोशिश कीजिए दोबारा बोलने की। चलिए, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा आपसे रिकनेक्ट करें, फोन पे ले लें बल्कि मुशर्रफ जैदी साहब को। बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा हम रब्ता करते हैं। न्याय साहब अगर हैं तो मुझे बताइएगा ताकि उनसे मैं बात कंक्लूड कर सकूं। न्याय साहब। जी। अच्छा,
न्याय साहब, ये तो जो बहस आपने छेड़ दी ये तो ऐसी है जिसके ऊपर घंटों बहस हो सकती है और होनी भी चाहिए, जो हम करेंगे भी। लेकिन मैं चूंकि केपीके के पर्सपेक्टिव में प्रवेश खट्टक से बात आपसे शुरू की थी, केपीके में आप क्या देख रहे हैं? हुल बी इन द गवर्नमेंट या किसको गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाएगा? प्रवेश खट्टक का किरदार क्या होगा, ये इसका जरा खुलासा दे दें। असल में इस वक्त उससे पहले आप पहले एक चीज़ का तयन करें कि आया तहरीक इंसाफ नाम की कोई पार्टी मौजूद है? तो मेरा उसमें से अगर आप इनपुट लेना चाहें तो इस वक्त आज की तारीख में तहरीक इंसाफ नाम की कोई पार्टी मौजूद नहीं है। और मेरे नज़दीक आज मुझे वैसे इन मामलों में मैं कभी रेफरेंस नहीं देता हूँ और मैं बहुत इज्तनाब करता हूँ। पता नहीं आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन चूँकि एक पासिंग रिमार्क्स है वो मैं ज़रूर दूंगा। आज इमरान खान साहब की फैमिली में जो उनके तर्जमान, फैमिली के तर्जमान कह लें, इमरान खान के साहब की फैमिली में आप जब जेल से बाहर निकली तो उनके बहनें, तो उन्होंने जो बात कही, इनफैक्ट ये बात मैं जिस दिन से तहरीक इंसाफ, नई तहरीक इंसाफ गौहर अली खान की ज़ात मुबारक के नीचे तश्कील पाई और जिसमें सैयद अली जफ़र साहब और मरवत साहब आए, तो मैंने यही कहा गौहर अली खान या अली गौहर खान, तो मैंने कहा कि ये इमरान खान की पार्टी नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से जो उनको कन्विंस किया गया कि आप बैठ दें और उनके मुताबिक पार्टी बनाई, ये होता रहता है। इमरान खान साहब ने डेफिनेटली एक उनको बैठ दी, अपनी मर्जी से दी, मजबूरी में दी, बेबसी में दी, वो अलग बात है। अब उनकी बहन ने भी ये कहा कि ये वकील किधर चले गए, बल्कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा ज्यादा कहा। जो मैंने अगर बैन सतूर जो बात की या बिटवीन द लाइन्स जो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की कि ये जजेस भी वही थे, इन्हीं वकीलों के साथ के बने होंगे, और हमें तो बड़े कहा गया था कि जी वकील निकल आएंगे, जुलूस निकलेंगे, जलसे होंगे। तो आपने देखा होगा कि सारे एक अमन और आश्ती का पैगाम दे रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि कोई बंदा तलवार लेके निकले, लेकिन हर पार्टी का बैर निकल के जुलूस करना, जलसा करना, एहतजाज करना, जबकि इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसके लिए एक्टिविटी की भी इजाज़त है, उनको निकलना है, क्या उसके लिए गिरफ्तारियाँ भी दें, और उसके लिए लीडर इज्जत दिखाएगा तो पार्टी निकलेगी। लोग निकलते हैं, लोग निकल आते हैं। भुट्टो साहब के वक्त में भी मार्शल के दौरान निकल आए थे। भुट्टो साहब ने आप क्यों निकले? दो दिन में दो बड़ी सजाएं हो गई। मैंने 2 दिन में 2 बड़ी सजाएं हो गई। क्यों नहीं निकले लोग? मैंने कलसूम नवाज साहब के पास, मैं उसमें सिर्फ एक बात करता हूँ, मुझे बार बार कोट कर रहा हूँ आजकल, और ये मेरे ख्याल में कोई दूसरी दर्जन दफा है कि भुट्टो साहब की 2 किताब के बारे में 2 किताबें। एक तो उनकी आई एम असैसिनेटेड, उसमें तो फिर थोड़ा सा यह है कि अभी उनको हाई कोर्ट के अंदर फांसी की सजा नहीं हुई थी, तो तब उन्होंने लिख दी थी। लेकिन जो असल चीज़ है, जो मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो मौजूद है हमारे दरमियान, वो है कर्नल रफीउद्दीन की लास्ट 323 डेज ऑफ जुल्फ़िकार जी। उसने बाकी बातें अपनी तरह, उनकी जाहिर है कि उनका रोल ही यही था कर्नल रफीउद्दीन का कि आपने भुट्टो साहब के साथ बहुत ही बेतकल्लफ हो जाना है, और वो फिर अलहदा एक तरीक़ाकार का होता है इससे, और वो थे, तो वो भुट्टो साहब के बात के लिए भी ऑप्शन नहीं थी। उनकी आखिर में बड़ी दोस्ती हो गई थी, और अभी वो 2-3-4 हफ्ते थे फांसी में। तो उन्हें क्या करना, मैं आपको एक बताऊं, इस वक्त मेरे साथ सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक का नाम है नुसरत भुट्टो और एक का नाम बेनजीर, और ये 2 लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं है। ये बड़ा मरियम नवाज साहबा वाहिद थी जिन्होंने हॉट बयान उठाया था। लोग कहते हैं विरासत, मैं कहता हूँ बेनजीर के अलावा भुट्टो साहब को बयान उठा के दिखा देता। आखिरी वजीर आला साजिद कुरैशी, आखिरी वजीर आला जतोई, आखिरी वजीर आला गौश बख्शी सानी, कौसर न्याजी, पीरजादा, लेफ्ट राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुमताज भुट्टो फर्स्ट कदर जौल हक के दस्तरखान पे उस वक्त बैठे होते थे जब भुट्टो साहब जिंदा थे। इसलिए ये कहना कि ये हॉट बयानिया मरियम ने उठाए तो उसको मुकाम मिल गया नवाज शरीफ साहब वाला। बेनजीर ने उठाया था, उसको मिल गया। इमरान साहब के पास बेनजीर, नुसरत भुट्टो, मरियम नवाज नहीं है। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट तारीखी पर्सपेक्टिव में दी है नियाजी साहब ने। बिलफर्ज अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि इमरान खान साहब के पास ये 2 शख्सियत कौन है, तो रजीज साहब नहीं मिलती हम, आपको मिलती है? बदकिस्मती। बात यह है कि जो देखिए बाकी जमातों के दरमियान और पीटीआई के दरमियान जो कंपैरिजन होगा ना, वो उनकी लेगेसी, उनकी फैमिली नहीं है।
मौरूसी सियासत वो नहीं है उनकी, अब उसको अच्छा कहें या बुरा कहें। सलमान अभी साहब वही नारा लेकर भी नहीं आए थे मौरूसी। वही तो मैं कह रहा हूं उनके पास है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है, मैं कह रहा हूं जिस तरह से हफीजुल्लाह नियाजी उसका एनालिसिस कर रहे हैं, वो लेगेसी जो है इमरान खान ने साहब ने तो डेवलप ही नहीं की। डेवलप इसलिए नहीं की ना कि उनकी तो पॉलिटिकल जो राइज है वो है एंटी मौरूसियत है। लेकिन जामी उन्होंने आगे भी किसी को नहीं आने दिया है जितना। नहीं ये जो अभी ने लेडी ने बात की है, ये ज्यादा करीब है हक के सच के। देखो हर लीडर का प्रॉब्लम है। कोई लीडर मैंने अकबर बुकटी साहब से एक दफा पूछा कि आपके सारे नजरियात तो वली खान से मिलते हैं, एक एक चीज, तो आप नैब क्यों नहीं ज्वाइन करते, या जब ANP बन चुकी थी उस वक्त। उन्होंने कहा देखो बात ये होती है, हर सियासी जमात के अंदर पाकिस्तान की बदकिस्मती है और हर कहीं यही है कि एक ही लीडर होता है और बाकी जो है उसके नीचे उन्हें काम करना होता है। जरा उसका कद काट बरगद के दरख्त से बड़ा निकलेगा, वो उसको उसी वक्त वो काट के फेंकवा। लेकिन अगर आप इंडिया की कोई लीडर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के प्रॉब्लम को इंडियन पॉलिटिक्स में तो ये ना कह रहे कि पॉलिटिक्स में ये होता है। बीजेपी ने कौन कहा, अब कांग्रेस को करना पड़ गया, कांग्रेस को करना पड़ गया उन्हें। जो जामी साहब यही कह रहा हूं कि ये ना कहें कि पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डिफरेंट है, वहां पे अगर कोई चीज ऐसी है तो वो होगी। लेकिन मैं वापस KPK में आना चाहता हूं, जो आपने वहां पे सवाल उठाया था परवेज खटक साहब के बारे में। देखिए परवेज खटक साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिशियन है। उन्होंने सारी सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त सर, आपने ज्वाइन किया, आपको गाय जहमत देते रहेंगे। सलमान साहब बात पूरी कीजिए, फिर मैं अली हैदर फरमा के पास जाऊं। उन्होंने जो नौशहरा तक पॉलिटिक्स की है ना, उनकी बड़ी पॉलिटिक्स वहीं तक की है। अभी जो इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो अभी आप बता रहे हैं कौमी असेंबली की 45 और सूबाई असेंबली के 115, जरा मुझे यहाँ पे डाटा तो बताइए कितनी सीटों पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जिसके ऊपर वो कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह से अपना पोर्ट्रे कर रहे हैं, उतना उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है उनकी पार्टी के अंदर। और आप मुझे बताइए कितने बड़े नाम हैं जिन्होंने PTI अगर ये पोटेंशियल नहीं है, then what he is eyeing at? वो पीछे वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट परवेज इलाही में भी नहीं था, थोड़ी सीटें लेके वजीर आला बन गए थे। पोर्ट्रे जरूरी कि आप पार्टी थी ना, लेकिन जहां उनके पीछे मेन स्ट्रीम वहां पोर्ट्रे कर चुके हैं। उनके पीछे मेन स्ट्रीम पार्टी थी ना, परवेज सर वो पार्टी है, बंदे पूरे नहीं है, कैंडिडेट पूरे नहीं है। कोशिश तो की है सर उन्होंने। बारी आ जाओ। मालिक साहब ने एक बात की थी, वो आई मी एंड माई सेल्फ वाली और ओवरसेल करने वाली, और हम उसे रिलेट कर सकते हैं इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के साथ कि उन्होंने भी आई मी और माई सेल्फ ही किया हमेशा। उन्हें जचता था परवाह। नहीं देखिए जामी, इसको बड़ा रैशनल होके देखना पड़ेगा। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ, थोड़ा सा इससे मुतालिक है। KPK में जब हम पंजाब की बात करते हैं, डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। मुझे बताएं KPK के अंदर अपार्ट फ्रॉम दी अदर फैक्टर, अगर मुझे वोट करना हो तो मैं एज अ जेन्युइन वोटर ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान नेशन में से हूँ, तो मैं कारकर्दगी को मद्देनजर रखूंगी। मुझे बता दें कि किस पार्टी की क्या कारकर्दगी रही है KPK में। हम जब PTI की पूरी हिस्ट्री छानते हैं तो यही परवेज खटक साहब है जो अभी बता रहे हैं कि जितना काम हुआ है उनके बलबूते पर हुआ है। मालम जब्बा क्या भूल गए हम लोग? क्या BRT भूल गए हम लोग? और ये जो अभी रिसेंट करप्शन का जमूम कोर का जो KPK ने एक तारीख रकम की थी। देखिए KPK ने ही PTI को दोबारा जिताया और ये पहली दफा हुआ था। लेवल बहुत बड़ा है, जहां परवेज खटक नहीं थे, मीडिया को अपने खजाने से पैसे दे रहे हैं। फरवा इट वाज नॉट परवेज खटक के PTI तारीख में पहली दफा KPK में दोबारा जीत के आई थी। ये KPK की तारीख नहीं रही, इट वाज सम सेंट्रल फिगर, और वो इमरान खान थी। आप इस बात को माने या ना माने, उन्होंने लेगेसी नहीं बढ़ाई, ये कौलदा बात है। थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया मामला, थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो गया। लेट मी गेट बैक टू द मेन पॉइंट के, ये KPK की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े मार्के होने जा रहे हैं, बड़े बड़े हल्के हैं, उसके बारे में भी आप मालूमात जानना चाहते हैं। अहम तरीन हल्का NA-15 मानसेहरा है, खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, मशहूर ज़माना जनाब हजरत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह। JUI फेस इनका ताल्लुक, और ये अभी तक नहीं समझ पाया रजी साहब के JUI फे लड़ रही है नून लीग। ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह एक वाक़े के बाद मेरा ख्याल है पार्टी से पीछे कर दिए गए थे। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ से 2018 में नून लीग से मोहम्मद सजाद कामयाब हुए थे। ये जो हल्का NA-15 मानसेरा का बड़ा मुकाबला है, नवाज शरीफ साहब यहाँ पे चूंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगला हल्का हमारे पास NA-44 है, डेरा इस्माइल खान। ऑल आइज ऑन दिस वेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। वजह यह है कि यहाँ पर हजरत मौलाना फजलुर रहमान वो इंतखाबी मार्के में उतरे हैं, इंतखाबी दंगल में,
और अली अमीन गंडापुर जिन्होंने शिकस्त भी दे रखी है उन्हें, वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एक और अहम शख्सियत हैवी वेट फैसल करीम कुंडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजल रहमान भी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके और अली अमीन गंडापुर ने शिकस्त भी दी थी मौलाना को यहाँ से। NA-10 बुनेर का इलाका है, ये अगला हमारा हल्का है जो अहम तरीन है KPK में। यहाँ से बैरिस्टर गोहर अली खान इस वक्त कायम मुकाम या फॉर टाइम बीइंग जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक, नॉमिनेटेड, नो बल्ला, ये ज्यादा नॉमिनेटेड, हाँ। बैरिस्टर गोहर अली खान है, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है शेर अकबर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। तो दो एक जायके के उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं, एक हसब नसब के उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं तकनीकी बुनियादों पर। आप एक हांडी के तो चम्मच ना बोल दीजिएगा, वो आप कह सकती हैं, तो मुख्तलिफ मेटाफर्स आप यूज कर सकती हैं। यहाँ पे शेर अकबर खान जो है वो 2018 में कामयाब हुए थे, तब वो PTI का हिस्सा हुआ करते थे। एक और बड़ा अहम हल्का है नाज़रीन KPK में, वो है NA-18 हरीपुर। यहाँ से उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके कलमों से उनके दस्तखत शुदा नोटिफिकेशन जारी होते हैं तो मालूम होता है ये मुसद्दक है और ये गैर मुसद्दक है। तो वो यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला है बाबर नवाज़ खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। 2018 में यहाँ से उमर अयूब कामयाब हुए थे। अगला हल्का हमारे पास NA-19 सवाबी, यहाँ असद कैसर साहब वो लड़ रहे हैं और शाहनवाज खानजादा अवामी नेशनल पार्टी के वो मैदान में होंगे NA-19 सवाबी से। यहाँ से असद कैसर पहले भी कामयाब हो चुके हैं, अब के बार असद कैसर पर किस्मत मेहरबान होगी या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल होगा। NA-41 से लकी मरवत, फिर हम बाकी अपने पैनलिस्ट के पास जाते हैं। यहाँ इसका इंतखाब मैंने इसलिए किया कि NA-41 लकी मरवत से मरवत जी लड़ रहे हैं, शेर अफजल मरवत, मीर शेर अफजल खान मरवत, और भी साहब के ला के ला नहीं मैं पूरा ना है। तो NA-41 लकी मरवत से शेर अफजल खान मरवत इंतखाब में उतरे हैं और उनका मुकाबला, दिस इज़ वाई ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंदे अर्जुमंद हजरत मौलाना असजद महमूद रहमतुल्लाह, वो यहाँ से इलेक्शन लड़े और 2018 में इस इलाके से MMA के मोहम्मद अनवर खान कामयाब हुए थे। ये आज की KPK के जो बड़े हल्के थे उनके ऊपर हल्की सी रोशनी हमने डाली है। अमीर हैदर होती NA-22 मर्दान से लड़े और मोहम्मद आतिफ PTI के वो उनके मध्य मुकाबिल होंगे। शेर अफजल मरवत NA-32 पेशावर से भी लड़ रहे हैं और गुलाम अहमद बिलोर साहब उनके साथ मुकाबला होगा। बहरहाल अमीर मकाम का नहीं आपने डिस्कस किया, वो भी कर अब मैं फिर बाकी नहीं कर ले, बड़े हल्के हैं, देखिए बड़े हल्के वक्त कम हो जाएगा, बाद में कर लेंगे हम, वक्त कम है तो मैंने कहा सीधा जो हल्के हैं वो आपकी खदमत पहुंचाया जाए। मेरा सवाल सर वहीं पे है मालिक साहब, देन व्हाट एग्जैक्टली परवेज खटक इज आइंग एट? देखिए परवेज खटक साहब तो इस चीज़ पर तकिया करके बैठे हुए हैं कि बनवाने वाले उनको बनवाएंगे। जैसे IPP की सेटलमेंट हुई PMLN के साथ पंजाब में, मेरी इत्तला है कि जब ये गुलाम सरवर साहब की टिकट का मामला हुआ तो बिल्कुल फक करके इनकार कर दिया मुस्लिम लीग की क़यादत ने कि ये तो हो ही नहीं सकता, गुलाम सरवर के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझे किसी ने कहा कि दूसरे सीधे हो गए, वो कह लीजिए ये तो होगा, और फिर हो गया, करना पड़ा। सिमिलरली ये भी इस चीज़ पे काउंट कर रहे हैं कि एक किसी को तो बनना है, और अगर PTI का बंदा नहीं बन सकता तो फिर हु इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसका इतना वज़न है? वो वज़न तो है ना, फॉर्मर मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फलाना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, पार्टी को इलेक्शन भी जितवाया दूसरी दफ़ा है। इनको तो टकरे खाली सियासतदान नहीं टकरे, इनको टकरने में आज़म खान का बहुत बड़ा हाथ था। जी 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 जी, आज़म खान हमेशा देखने में बड़े क्यूट से हैं, मासूम से हैं, लेकिन आज़म खान चलाते थे KP को जी एग्जैक्टली, और वो बिहाइंड द सीन्स बैठ के जैसे टिपिकल ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, वो उनकी बादशाह का टकराव होता था इनके साथ। सर उनके हुक्म के बगैर वहाँ पत्ता नहीं हिलता तो था। जो थे ना अपने खटक साहब, ये खटक साहब उसको ओब्लाइज नहीं करते थे। तो एक बंदा जिसका इमरान खान से साहब सारा दिन 24 घंटे उनके कान में बोलता था, तो जाहिर है वहाँ से सीरियस जो इनकी अंडरमाइनिंग हुई, ना आतिफ खान कर सके ना दूसरे लोग कर सके, इनको टकरे आज़म खान। वहाँ से वो असल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हुए थे। सो पावर गेम्स को तो जानते हैं, देखें किसी ना किसी ने वज़ीर आला बनना है, तो जो लेजिटिमेटली वाला नहीं बनेगा,
तो फिर तो आप ये जो आपका मालिक साहब जो रैशनल है ना आपका परवेज खटक साहब की, इट स्पीक्स वॉल्यूम, बट लेट्स ट्राई टू गो ऑन। अली हैदर साहब, हु एल्स कैन बी समवन लाइक परवेज खटक इस पोर्टफोलियो या इस सब लवाजमात के साथ जो वजन वाला तो कोई नहीं है। बाकी कोई नहीं है, मैं एग्री करता हूँ मालिक साहब की इस बात से, बट अगेन डिपेंड ये करता है कि क्या वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको प्लेट पे रख के ले जाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ही खाली प्लेट ले जाओ और कहते हैं जनाब इसको आप पुर कर दो, क्योंकि आप बुज़दार वाले ज़माने तो चले गए। तो आई बिलीव किसने कहा चले साहब के जो है वो हर जमाने में बुज़दार होते हैं, हर जमाने में बुज़दार होता है, चलो मान लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी कुछ ना कुछ तो है ना वो परफॉर्म करके देना पड़ेगा ना। अब खटक प्लस भी आ सकता है सर, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नंबर गेम पे डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत, कि आपको एटलीस्ट एक परसेंटेज, एक डिसेंट परसेंटेज दिखानी पड़ेगी अपने बोर्ड चार्ट के ऊपर। सादा सवाल करता हूँ मैं, और सादा कर देता हूँ, क्या हम इस बार भी केपीके में महमूद खान जैसा को फार्मूला देखेंगे? मेरा ख्याल ये है कि मैं पहले तो वो वाले जो आर्गूमेंट जो उन्होंने दिए हैं मालिक साहब ने, मैं उसको ओन करता हूँ। परवेज खटक साहब के बारे में? हाँ, परवेज खटक साहब मेरिट पे पहले जी मेरिट पे ओन कर रहा हूँ मैं उसको। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक तो ये बात है कि किसी ना किसी ने तो होना ही है, तो एक ज़रा थोड़ा सा उसका प्रोफाइल है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखिए ना कि जो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं वो हमेशा जब आगे आ जाते हैं तो फिर पीछे नहीं जाते। ठीक है, इस दफ़ा आप देखें अमली तौर पे बलूचिस्तान में पार्टियों को पता है, ठीक है ना। मुझे मालिक साहब की बात से ये स्मेल हुआ, खुशबू आई इस बात की कि शायद ये कहना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान के बाद अब केपीके के अंदर भी वही कुव्वतें फैसला किया करेंगी जो बलूचिस्तान में करती हैं, कि कौन वजीर आला होगा, कौन गवर्नर होगा। शायद केपीके इस रास्ते पे जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल। फरवा, इस बीच अमन व अमान की सूरत हाल कितनी इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि मुझे तो बदस्तूर आई एम अलार्म्ड एंड वरीड जो कि कल इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास होना है। सो एम आई क्योंकि अगर मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं तो 2008 चूँकि मुझे याद है, और उसके 2013 के बाद भी हम देख रहे हैं उस इलेक्शन में भी पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अगेंस्ट टेररिज्म। तो अगर मुझे लगता है कि वो पॉसिबल हो गया तो ये भी हो जाना चाहिए, बट लेट्स सी, वेट करते हैं जामी। कल का नोटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल अगर कुछ होता है तो भी सरप्राइजिंग नहीं होगा, और कुछ नहीं होता तो शायद थोड़ा सा मैं सरप्राइज होंगी। ये हो सकता है कि कहीं कुछ हल्कों में मौखर हो जाए। साहब के फेवर में क्या जाता है? दो चीज़ों की फेवर में जाती हैं। वो केपी के बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, पीपल मैनेजमेंट एंड सिस्टम मैनेजमेंट का तजर्बा है। अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी, चाहे फेडरल में बने या सूबों में बने, जिस दिन ये गवर्नमेंट्स बनेंगी इनका टाइम चलना शुरू हो जाएगा, क्लॉक, बिकॉज सारा मलबा इस नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लाने का इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, और अब कोई हनीमून पीरियड नहीं है, नहीं होगा। सो सूबों को भी डिलीवर करना है, आपने सेंटर में भी डिलीवर करना है, because you have to make tough choices. They will like to bring in people कि जिसके पास सपोर्ट हो ना हो, तजर्बा जरूर हो, और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और तो तजर्बा तो है। एक नुक्ता और है, ये जब हम पंजाब की सियासत का डिस्कशन करते हैं तो हमारी नज़र जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के फैक्टर पे बड़ी रुकती है, टिकती है, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब का फैक्टर हो या सिंध से जरदारी साहब कुछ आंखें रखी हों। लेकिन अगर केपीके में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, जो ज़ाहिर बात उनके पास सिंबल नहीं है, उनकी क़यामगाह क्या होगी? आईपीपी वालों ने क्या किया था? देखिए बात ये है, उनकी क़यामगाह क्या होगी? वो परिंदे किस घोंसले में जाके बैठेंगे? देखिए मैंने ये कहा कि बुनियादी तौर पे जो जहां निगाह यार होगी, जिस घोंसले में जिस घोंसले में सबसे कम कांटे होंगे। बात ये है कि परवेज बहुत उम्दा सर, मैं सबसे लेता हूं। परवेज खटक साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ज्यादा। एक मिनट देना, शेर आया है। आप प्लीज बिस्मिल्लाह। नहीं, आप एक मिनट वाजे करें, आपने वाजे करें कि आपको शेर आया या शेर आया? शेर। अच्छा प्लीज, जो आपने निगाह यार की बात की ना, जी बिस्मिल्लाह। तो निगाह यार का क्या है? हुई हुई ना हुई ना, ये दर्द दिल का है प्यारे, गया गया
ना गया। ठीक है, तो आपने निगाहे यार की बात की थी, मैंने कहा उसको जरा थोड़ा मैं सिर्फ ये कह रहा था कि परवेज खट्टक साहब की जो डिपेंडेंसी है वो सियासी थपकी के ऊपर है। और अभी रिजवान रजीक साहब ने फरमाया कि शायद पहली दफा केपीके में सियासी थपकी हो रही है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि वो एमएमए की भी एक सियासी थपकी हुई थी। अवामी नेशनल पार्टी जिस वक्त वहां पे आई थी 2008 में, वो भी हमें पता है कि कैसे आई थी। तो सवाल यह कि पाकिस्तान का जो पूरा मॉडल है, पॉलिटिकल मॉडल, उसके अंदर सियासी थपकी तो बहुत जरूरी होती है। तो वो चीजें वो रहती है और उसकी एक रियलिटी है। और ये आजाद भी वहीं जाएंगे, वहीं पर जाएंगे जहां पर भेजा जाएगा। कि वो परिंदे कहाँ क़याम करेंगे जो आजाद हैसियत में केपीके से मुंतखब होने में कामयाब हो पाए। मैं इसको और तरीके से देखता हूँ। वो कौन सा तरीका है? वो तरीका ये है कि वफाक में किसकी हुकूमत है। अच्छा, वो परिंदे जो हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए वफाक की तरफ देखेंगे। सूबाई हुकूमतों में शेयर में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। हाँ, सूबाई हुकूमत के अंदर शेयर जो है वो बरास्ता इस्लामाबाद लेंगे ना। अगर पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर आती है तो फिर उनकी डू यू थिंक ये देखें, इस सवाल को हम खोलते हैं। मसला ये है कि जो आज़ाद हैसियत में कामयाब होंगे वो इमरान खान के सपोर्टर हैं, उनको सिंबल नहीं मिला, वो मजबूरन आज़ाद लड़के कामयाब हुए। वो परवेज खट्टक के साथ कैसे जा सकते हैं जिसने दागे मुफारकत दी है? मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपकी इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए, मालिक साहब ने बड़ा अच्छा एक बताया था कि बल्कि आई थिंक यहाँ से ये बात क्वाइन हुई थी कि बलूचिस्तान मॉडल शायद इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। देखिए, हर जगह के हर सूबे के अपने कल्चरल डायनामिक्स होते हैं। केपीके का जो कल्चर है ना, उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का आंसर नजर आता है कंपैरेटिव टू पंजाब, काफी हद तक कंपैरेटिव टू ऑल अदर प्रोविंसेस एज वेल। तो वहां पे इतना ब्लैटेंटली जाके चीजों को इंप्लीमेंट करना और फिर उसकी एक्सेप्टेंस अगर आप करवा भी लें उसको इंप्लीमेंट फॉर द टाइम बीइंग, तो आवाम के साथ लेके चलना उस हुकूमत को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बजोरे बाजू केपीके के अंदर चीज़ों को इस तरह इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट्स भी बड़ी तादाद में आएंगे, अवाम असर्ट करवाएगी जो उसकी चॉइस है और दिल मेक श्योर कि ऐसा हो। उस वहाँ पे आपको जो जिस केओस की बात हम पहले कर रहे थे ना, आपको शायद केओस ज़्यादा और जो एक वायलेंस है वो आपको केपीके में ज़्यादा नजर आए बशमूल। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट इसमें, सिर्फ छोटा, अगर आपने वहाँ आज़ाद जो कि पीटीआई के नाम पर आएंगे उनको जबरी बुनियादों पर किसी और जगह शामिल किया तो फिर आप बात देखिएगा बाद का जो सिनेरियो है उसमें फिर वायलेंस नहीं, लोगों ने जीने देना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम मैं कह रहा हूं वो ज्यादा रेजिस्टेंस पोलिंग से लेके आगे तक रेजिस्टेंस। चलिए सर सिंपल बात है, जबरदस्ती उनका ज़मीर जाग जाएगा सर। सर किसका ज़मीर जाएगा? यहाँ पे सबको पता है कैसे ज़मीर सर हल्कों में नहीं जा पाएंगे अपने। मेरा ख्याल है वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में बैठेंगे ना, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, और दे विल सिट इन ऑपोजिशन। उनके इतने नंबर्स तो नहीं होने दिए जाएंगे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर दें, लेकिन इतने कम भी नहीं होंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ना बने। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है केपीके के स्टेक, केपीके के स्टेक बड़ा अहम नुकता है ये। केपीके के स्टेक होल्डर्स का हम जिक्र करें, पॉसिबल स्टेक होल्डर्स का तज्जिए की सूरत में इस पर रोशनी हमारे पैनलिस्ट डाल रहे हैं। हजरत मौलाना फजलुर रहमान केपीके के हवाले से हमेशा अपना चंक किसी न किसी तरीके से लेना चाहते हैं, लेते रहे हैं और अभी भी लिया। तो उनको मालिक साहब, वेयर डू यू सी हिम इन केपीके? आई सी हिम गेटिंग अ गुड शेयर। वो लाइक क्या गवर्नर? नहीं, वजारतें, गवर्नर, फेडरल गवर्नमेंट, उनकी पैकेज डील होती है। वो प्रोविंशियल डील नहीं होती, इट्स एन ओवरऑल डील कि बलूचिस्तान में ये सेंटर, यानी सारी रात इंटरनेट फ्री, गैबी मदद जो है ना वो ठीक है यार। देखिए, उनका हिस्सा इतना बड़ा नहीं है कि कहीं भी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, लेकिन उनका इतना वजन है कि एक अच्छी पैकेज उनको मिल जाए। बलूचिस्तान में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ही इज अ सीरियस प्लेयर। बलूचिस्तान के हवाले से एक नुकता और ले लें, ये पहली दफा है कि हजरत मौलाना बलूचिस्तान से भी लड़े हैं। क्या चीज? हजरत मौलाना पहली बार है कि बलूचिस्तान से भी लड़े हैं। बलूचिस्तान में केपी से खतरा है ना, अच्छी प्रेजेंस है, केपी से खतरा भी है। ये अनसर्टेनिटी भी तो है सर, केपी से खतरा भी तो एक अलामत है ना। एक ही सूबा था जहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी वो नहीं थी, अब उस सूबे में भी आ गई है। पटेल, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया ना, 1.5 करोड़ आबादी है, दूर दराज के इलाके हैं, थोड़ी सी सीटें होती हैं, डायनामिक डिफरेंट है, सरदार वहां पे डोमिनेट है। केपीके में ना, मैं आपसे एग्री करता हूं पर्सनल ओपिनियन की बेस पे, केपीके में वेरी डिफिकल्ट, हां वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए जो पिछले घंटे की ट्रांसमिशन थी वहां मेरी जाती राय ये थी कि शायद हमें उस मैंडेट को किसी न किसी तरीके से मानना पड़े, चाहे वो थिन लोग असर्टिव हैं वहां पे, अपनी राय रखते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस चाहते हैं, सोशली या पॉलिटिकली वो बड़े। और बलूचिस्तान के ऊपर बहुत अरसे से जो है वो मजबूत एक गिरफ्त है और उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता होता। बड़ी पिक्चर है ना,
उसके मुताबिक KP में फ़ैसले होंगे। और मेरा ख्याल है कि KP में जब फैसले इस किस्म के होंगे, गलत फैसले किए जाएंगे। गलत फैसले किए जाएंगे बिकॉज जब आप ताकत में होते हैं तो आप समझते हैं वी कैन बुलडोज अवे। सो वो फैसले शॉर्ट टर्म में तो चल जाएंगे, लेकिन द मोमेंट सेंटर में कोई किसी किस्म की अनरेवलिंग शुरू हुई तो वहां पे बड़ी सुपर स्पीड से अनरेवलिंग शुरू हुई। सबसे पहले वहां पे रखना पड़ेगा। अच्छा जी, आप रज़ी साहब, आपके हज़रत मौलाना, आप उनकी सियासत पर भी गहरी नज़र रखी हुई है आपने, एक अरसे से आप उनके बड़े फ़ैन भी हैं। तो हज़रत मौलाना के ऊपर आप लबकुशाई नहीं कर रहे कि वो क्या शेर उठाना पसंद फरमाएंगे KPK से और क्या नज़र रखेंगे बलूचिस्तान पे? देखिए, मौलाना जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN से खुद को डिसीव्ड तस्वर करते हैं मौजूदा सिनेरियो के अंदर। उनका ये ख्याल था और रहा है और वक्तन फ़वक्तन वो इसका इजहार करते रहे PTI और PDM और PDM प्लस प्लेटफॉर्म से कि मैं इनके लिए जो है वो जो जज्बात रखता हूँ, मतलब कि असी तुहाडे लिए की सोचने तो तुसीं साडे लिए की सोचदे, मैं आपके लिए जो जज्बात रखता हूँ आप मेरे लिए वो नहीं रखते। ये उनका शिकवा रहा है और इस वक्त भी अगर हम देखें तो वो इसी शिकवे के ऊपर नज़र आते हैं। मौलाना ने पहले ये कोशिश की कि इलेक्शन थोड़े जे इल्तवा के शिकार हो जाए, वो तैयारी कर लें। बाकी दोस्तों ने उनको हाथ नहीं पकड़ाया। फिर वो अपनी कुछ अंडरटेकिंग्स लेने के लिए, मैं आज की नशिस्त में ये बात दोहराने की जिसारत कर रहा हूँ, वो उन्होंने फिर अर्जेंटली अफगानिस्तान का दौरा किया और फिर जाके मौलाना के शेर की बात जो आप कर रहे हैं ना सर, देखिए मौलाना से बाकी जमातों को जो डिसीव्ड होने का शिकवा इसी वजह से है कि उनका काम निकल गया था और मौलाना हैड नथिंग सर, मैं शेर मैंने बड़ी जोरदार आया। मैं आइन वाला शेर कहना चाहती हूँ। मौलाना साहब भी सियासत दे होते हैं, वो कहते हैं कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। आपको याद होगा ये हमारे उस्ताद गिरामी प्रोफेसर उनका पसंदीदा शेर था अक्सर। जामी साहब ने जो मालिक साहब ने बात की है ना, इस दफा मौलाना फजलुर रहमान को मरकजी हुकूमत जब बनेगी इत्तेहादी हुकूमत, उसमें भी कुछ शेयर मिलेगा। KPK में अगर PTI की हुकूमत नहीं बननी तो वहां पर भी शेयर मिलेगा और बलूचिस्तान का जो कोलिशन बनेगा वहां पे भी वो शेयर। हमारी ट्रांसमिशन यहाँ खत्म हुआ चाहती है, लेकिन ये इस तबसरे तज्जिए और इन खदशात के बावजूद उम्मीद का दामन आपने इसलिए नहीं छोड़ना कि पाकिस्तान में एटलीस्ट अभी वोट की ताकत, जमहूर की ताकत का कुछ ना कुछ इदराक मौजूद है। इसको एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए ताकि ये रिवायत जितनी आगे बढ़ेगी उतना ये इदारा, ये सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, जैसे कि हमसाया मुल्क में हो चुका है। इट टेक्स टाइम टू डिलीवर, कॉन्टिन्यूटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। दुआ करते हैं आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, जमहूर के लिए भी। मुझे एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन से फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।